कुछ होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में? नहीं था कुछ भी? अच्छा, आज मिल जाएगा, ओके। तो रिडबर्ग फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने ना लास्ट क्लास में। उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। एक किया था या दो किया था? अच्छा अच्छा। तो उसके ना 3 क्वेश्चन मैं अभी और करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, देख लो आप सामने। रिडबर्ग फॉर्मूला होता क्या है यार? 1/लैम्डा इज इक्वल टू होता है आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और इस फॉर्मूला से हम लैम्डा फाइंड करते हैं। बट एक इसका वेवलेंथ होता है, ये क्वांटम या फोटोन का वेवलेंथ होता है। और उस क्वांटम या फोटोन को एमिट किसी बल्ब ने किया है या किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ने किया है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ने। का मतलब अगर आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर गया, चाहे नीचे से ऊपर गया चाहे ऊपर से नीचे आया, अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्वांटम एब्जॉर्ब होगा, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो क्वांटम एमिट होगा। तो क्वांटम का तो एब्जॉर्प्शन होगा या फिर क्या होगा? एमिशन। तो उस क्वांटम का अगर लैम्डा निकालना है ना आपको, तो ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। और इसमें 2 वेरिएबल होते हैं, n1 और n2। और n2 का मतलब ऊपर वाला ऑर्बिट, n1 का मतलब नीचे वाला ऑर्बिट। सिंपल है ये। और मैंने ये भी कहा होगा कि इस फॉर्मूला को जब सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सी अपॉन लैम्डा आता है। और सी अपॉन लैम्डा का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, और फॉर्मूला होता है सी आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हमें आर का वैल्यू याद नहीं करना होता, हमें 1/r याद करना होता है, जो कितना होता है 912 एंगस्ट्रॉम। इतना मैं आपको सिखा चुका हूं। और पिछली क्लास में स्पेक्ट्रम हमने सीखा है यार, वो हमें आना चाहिए। स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रम में रिवीजन में इतना सा है कि स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एमिशन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। एमिशन बड़ा स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन छोटा स्पेक्ट्रम है। एमिशन में लाइमन बामर पाशन सब कुछ मिलेगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन में केवल क्या मिलेगा? लाइमन। एमिशन में क्योंकि बड़ा स्पेक्ट्रम है तो नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होती है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और एब्जॉर्प्शन में नंबर ऑफ लाइन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n2 माइनस 1। रुमाल है ये तो, कहाँ मिला? चश्मे का है, अच्छा। नहीं तो मुझे लगा कि आज तो हाँ छुट्टी है ना? कल मिला, कल का वेट कर रहे हैं। चलो ठीक है। तो हमने n2 और n1 निकालना सीखा है ना, n2 n1 निकालना सीखा है। अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, क्या बोला जाए बेटा? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर आएगा? 2 से 1। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा? इनफाइनाइट से 1। और ऊपर वाला ऑर्बिट n2 होता है, नीचे वाला क्या होता है? n1। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, एनर्जी क्वांटम के रूप में या तो एब्जॉर्ब होता है या फिर क्या होता है? एमिट। और क्वांटम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला E बराबर क्या होता है? NH न्यू बराबर होता है NhC अपॉन लैम्डा। का मतलब जो एनर्जी होता है वह फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? प्रोपोर्शनल। लैम्डा क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम सभी जानते हैं कि अगर एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? मिनिमम। बट लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम। अगर आपसे बोला गया है लाइमन का मिनिमम एनर्जी, क्या बोला गया है बेटा? लाइमन का मिनिमम एनर्जी। लाइमन का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां तक आएगा? 1 तक। आप बताओ 2 से 1 आएगा फिर इनफाइनाइट से 1 आएगा? 2 से 1। मिनिमम एनर्जी का मतलब गैप भी क्या होगा? मिनिमम। का मतलब फर्स्ट लाइन 2 से 1 पर आएगा। मानते हैं आप इस बात को यार? लेकिन अगर आपसे बोला गया कि मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बामर है, क्या बोल दिया गया है भैया? मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बामर। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम। अगर एनर्जी मैक्सिमम होगा तो फर्स्ट लाइन है, फिर लास्ट लाइन। लास्ट लाइन बामर का लास्ट लाइन कहां से कहां आएगा? इनफाइनाइट से 2। इनफाइनाइट से 2 है ना, बामर अगर है तो इनफाइनाइट से 2। क्वेश्चन लिखे आप। find ratio of find ratio of minimum wavelength find ratio of minimum wavelength of Lyman and Balmer series of Lyman and Balmer series
मैं सॉल्व कर देता हूँ, सामने देख लें आप फटाफट से, सिंपल सही क्वेश्चन है। देखो पिछले क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लैम्डा फाइंड किया था, सेकंड क्वेश्चन में हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड किया था। बट इस क्वेश्चन में हमें लैम्डा नहीं फाइंड करना है, बट लैम्डा का रेशियो फाइंड करना है। लैम्डा क्या फाइंड करना है बेटा? रेशियो। लेकिन पहले ट्रांजिशन आप मुझे बताओ। लाइमन में इलेक्ट्रॉन कहां तक आता है? 1 तक। अच्छा बताओ 2 से 1 आएगा फिर इनफाइनाइट से 1 आएगा? इनफाइनाइट से 1 आएगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा अगर मिनिमम है तो एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम। गैप भी मैक्सिमम, मतलब लास्ट लाइन। और बामर में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा? इनफाइनाइट से 2। इनका हमें लैम्डा का रेशियो, और रेशियो निकालना बहुत ईजी है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं लाइमन के लिए लैम्डा निकालूंगा, मतलब 1/लैम्डा फॉर लाइमन सीरीज भी निकालना है, 1/लैम्डा फॉर बामर सीरीज भी निकालना है, फिर दोनों का रेशियो हमें लेना होगा। रेशियो हमें लास्ट में निकालना होगा। पहले तो मैं 1/लैम्डा फॉर लाइमन निकाल रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? आर इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यानी कि n1 और n2 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। बामर के लिए भी होगा आर इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब बस जब रेशो लेंगे तो बामर ऊपर चला जाएगा और लाइमन नीचे आ जाएगा, यानी कि यहां से जो आएगा वो आएगा लैम्डा फॉर बामर डिवाइड बाय लैम्डा फॉर लाइमन बराबर, ये आपस में क्या हो चुका होगा? कैंसिल। और ऊपर 1/1 का मतलब ऊपर तो 1 ही बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा? 1/4। 4 ऊपर चला जाएगा तो रेशियो कितना आएगा? 4:1। क्या यही आंसर है क्या? नहीं, हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो पूछा था वो क्या पूछा था? लाइमन अपॉन बामर। तो लाइमन अपॉन बामर ये जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 1:4। लिख लो आप इसे, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। फिर एक क्वेश्चन और लिखना आप। और ये तो फिक्स है कि बामर का वेवलेंथ ज्यादा ही होगा, क्योंकि बामर का एनर्जी कम होता है। एनर्जी ज्यादा किसका होता है? लाइमन का या बामर का? लाइमन। लाइमन में तो एनर्जी ज्यादा होगा ही होगा ना यार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 तक आएगा। तो क्योंकि लाइमन का एनर्जी ज्यादा है तो उसका लैम्डा कम होना ही है वो तो। क्वेश्चन लिखें फिर आप, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन लिखें, फाइंड रेशियो ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी of Lyman and Balmer series। मतलब वैसे ही क्वेश्चन है, बस लैम्डा का रेशियो नहीं फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो फाइंड करना है लाइमन और बामर के लिए। सॉल्व कर लें आप, ट्राई करें आप इसे। इस बार भी जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, सी आर जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी आर जेड स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। ट्रांजिशन सोचो इस बार ट्रांजिशन 2 से 1 होगा और 3 से 2 होगा। आंसर इसका 27/5 आएगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देख लो आप सामने ना, फटाफट देख लो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ऊपर आएगा बेटा सी आर जेड स्क्वायर और ब्रैकेट में वो वेरिएबल्स आएंगे, यहाँ पर भी सी आर जेड स्क्वायर और ब्रैकेट में वापस वेरिएबल्स आएंगे। आप मुझे बताओ मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी भी क्या होता है? मिनिमम का मतलब फर्स्ट लाइन या फिर लास्ट लाइन? फर्स्ट लाइन। और लाइमन की फर्स्ट लाइन कहां से कहां आती है? 2 से 1 का मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि बामर में ट्रांजिशन कहां से कहां होगा? 3 से 2। आंसर आ गया। सी आर जेड स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा पूरा,
तो ऊपर आएगा बेटा 3/4 आएगा ऊपर, तो क्योंकि 1 - 1/4 का मतलब ऊपर आएगा 3/4, और नीचे जो आप एलसीएम लोगे ना तो 36 एलसीएम आएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 27/5। और क्योंकि लाइमन के लिए एनर्जी बामर की तुलना में ज्यादा होता है तो फिर फ्रीक्वेंसी भी उसका ज्यादा ही होगा। एक क्वेश्चन और लिखना फिर आप देखो है ना, अगर आप क्वेश्चन की वैरायटी समझो ना तो 4 क्वेश्चन में से शुरुआत के 2 क्वेश्चन में तो हमने या तो लैम्डा निकाला या फ्रीक्वेंसी निकाला, बट लास्ट के 2 क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, रेशियो, है ना, लैम्डा का रेशियो और फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकाला। एक क्वेश्चन और लिखे आप, इन विच ट्रांजिशन in which transition of H atom एक बार लैंग्वेज पढ़ो आप। कौन सा एटम दिया बेटा आपको यहाँ पर, हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। इसका हमें ट्रांजिशन फाइंड करना है, मतलब N2 भी फाइंड करना है और क्या भी फाइंड करना है N1। इन विच ट्रांजिशन ऑफ H atom हैज सेम वेवलेंथ has same wavelength as in second Balmer transition of हीलियम प्लस, सेकेंड बार्मर ट्रांजिशन ऑफ हीलियम प्लस। सॉल्व नहीं करूंगा ना, ये आपसे आप नहीं होगा, ये मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देना सामने। देखो क्वेश्चन ये है कि एक तो आपको हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हीलियम प्लस दिया हुआ है। इसका ट्रांजिशन आपको दिया हुआ है, इसका ट्रांजिशन आपको फाइंड करना है, बट कंडीशन ये है कि दोनों का क्या सेम करना है, हमें वेवलेंथ को सेम करना है, लैम्डा को सेम करना है। बोला हुआ है कि इसका जो लैम्डा है इसके बराबर है, इसका ट्रांजिशन ये है, तो इसका ट्रांजिशन क्या होगा का मतलब N2 भी फाइंड करना है और N1 भी फाइंड करना है। बट आप पहले मुझे बताओ कि सेकंड बार्मर ट्रांजिशन का मतलब कहां से कहां पर होता है यार, 3 से 2 होगा, फिर 4 से 2 होगा, 4 से 2, क्योंकि 3 से 2 का मतलब तो फर्स्ट बार्मर होता है और सेकंड बार्मर का मतलब कहां से कहां होता है, 4 से 2 का मतलब इसका लैम्डा और इसका लैम्डा सेम है। तो एक बात मैं कह सकता हूं कि लैम्डा अगर सेम है ना तो पक्की बात है कि बेटा 1/लैम्डा भी क्या होगा यार, सेम होगा। तो रिडबर्ग फॉर्मूला से लैम्डा नहीं आता है, क्या आता है, 1/लैम्डा। अब बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर 1/लैम्डा सेम होगा तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है इसका, R इंटू जेड स्क्वायर। जेड मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, ब्रैकेट में आएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस आएगा 1/N2 स्क्वायर, बराबर यहाँ पर होगा R इंटू जेड स्क्वायर, और जेड कितना पुट कर दिया है 2। यहाँ पर ट्रांजिशन में पता है फ्रॉम 4 to 2 का मतलब 1/2 स्क्वायर माइनस होगा 1/4 स्क्वायर, R से R क्या हो चुका होगा, कैंसिल। बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। राइट साइड में यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा, 4। क्या नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ नीचे से 4 कॉमन आ रहा है। नीचे से अगर 4 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/1 माइनस 1/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर है तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना, कंपैरिजन कर सकते हैं। जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि N1 स्क्वायर का वैल्यू कितना है बेटा, 1। अगर N1 स्क्वायर 1 है तो पक्की बात है कि N1 भी कितना होगा, 1। अगर N2 स्क्वायर का वैल्यू 4 है, N2 स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 है तो N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। का मतलब ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, 2 से 1। लाइन का नाम क्या होगा, फर्स्ट लाइमन से, फर्स्ट लाइमन या अल्फा लाइमन भी आप कह सकते हैं की बात है, लिख लो आपसे। टफ नहीं है, बस एक वैरायटी है क्वेश्चन का और कुछ नहीं है।
लिखने के बाद में 10 मिनट के लिए फिर ध्यान देना सामने आप। बेटा देखो चैप्टर है ना, ये बड़ा नहीं मानता हूँ मैं इस चैप्टर को, ये चैप्टर को मैं छोटा ही मानता हूँ। समराइज हमें करते रहना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर कितने एटॉमिक मॉडल होते हैं? 4। और पूरी तरह से हम तीनों पढ़ चुके हैं, अब पूरी तरह से तीनों हम पढ़ चुके हैं। बोर मॉडल के बाहर हम आ चुके हैं। अब बोर मॉडल के अगर बाहर आ चुके हैं का मतलब अब हम कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात नहीं करेंगे। अभी तक तो हम लगभग 3 लेक्चर से सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहे थे। जो क्वेश्चन अभी आपने लिखा उसमें भी कौन सा एटम था? या तो हाइड्रोजन एटम था या क्या था? हीलियम प्लस। तो यहां तक बोर मॉडल खत्म हो चुका है। एक बार देख लो सामने फटाफट से। जो फर्स्ट मॉडल होता है उसका नाम क्या होता है? थॉमसन मॉडल। सेकंड का नाम क्या होता है? रदरफोर्ड मॉडल। थर्ड का नाम क्या होता है? बोर मॉडल। और बोर मॉडल अगर आपने पढ़ लिया है ना तो आपको पता होना चाहिए कि बोर का पूरा जीवन एक शब्द के आगे पीछे गुजर गया था। वो क्या था? शेल या ऑर्बिट, है ना। शेल या ऑर्बिट पर उसने 4 चीजें कैलकुलेट करना हमें सिखाया है। 4 चीजें बस हमें निकालना आना चाहिए। एक होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, और उसका फॉर्मूला होता है NH/2π। सेकंड चीज होती है रेडियस ऑफ एनी शेल, किसी भी शेल का हम रेडियस निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, वो हम निकाल सकते हैं। और मेन चीज है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, किसी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का हम क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी। और कुछ एनर्जी की वैल्यूज हमें रटी हुई होती हैं, जैसे -13.6, -3.4, -1.5 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर हम कर देते हैं फॉर जनरलाइजेशन, है ना। जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं उनको। हाँ, गैप भी हमें याद होता है 10.2। 10.2 किसके लिए होता है? 1 से 2 का गैप होता है फॉर हाइड्रोजन एटम। बाकी सबके लिए क्या होता है? 10.2 इंटू जेड स्क्वायर। और इसके जस्ट बाद बस मैंने आपको स्पेक्ट्रम पढ़ा है। स्पेक्ट्रम बहुत छोटी सी चीज है बेटा, है ना। बस इतना सा आपको समझ में आना चाहिए। स्पेक्ट्रम जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो मेन है। उसमें वो जो लाइंस बन रही थी वो लाइंस क्यों बन रही थी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे मल्टी स्टेप्स में आ रहा था और उनकी ग्रुपिंग ग्रुपिंग इज जस्ट जुगाड़, ग्रुपिंग कर दी है बस उसकी हमने। ग्रुप का नाम लाइमन बामर वगैरह नाम रख दिया है उसका हमने, बस इतना सा, कुछ नहीं है। इस चैप्टर का फोर्थ मॉडल हमें पढ़ना पड़ेगा और फोर्थ मॉडल का नाम क्या होता है? फिर आगे जाकर के क्वांटम नंबर हमें यहाँ पर पढ़ने होते हैं। बट आपको पता होगा कि बीच में मैंने यहाँ पर आपको 2 थियरीज पढ़ाई थी। उसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। दो थियरी मैंने आपको पढ़ाई थी। वैसे के वैसे 2 थियरी हमें यहाँ पर भी पढ़नी पड़ती है। एक का नाम होता है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और एक का नाम होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग आज हमें पढ़ना है, आज की तारीख में दोनों ही हम पढ़ चुके होंगे, ऐसा होगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे होंगे बेटा? क्वांटम नंबर। तो ये सीक्वेंस है इस चैप्टर का। लेकिन हाँ, अगर आपको याद हो ना तो मैं ना उसी पर आऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो 2 थियरीज मैंने आपको पढ़ाई थी ना, उसका कंबाइंड स्टेटमेंट बताओ मुझे आप। वो कंबाइंड स्टेटमेंट क्या था कि लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? डुअल। लाइट हैज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। पार्टिकल का मतलब क्वांटम नेचर। क्वांटम के एनर्जी का फॉर्मूला भी वहां पर आया था, E बराबर NH बराबर Nhc/λ। और क्वांटम ने पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था हमारा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब हो रहा था ना तो भी क्वांटम या तो रिलीज हो रहे, एब्जॉर्ब हो रहे थे या फिर एमिट हो रहे थे। वो जो क्वांटम था उनके एनर्जी का भी फॉर्मूला E बराबर Nhν बराबर Nhcλ ही है। खैर बात यह है कि वहां पर जो स्टेटमेंट आया था ना वो ये था कि लाइट हैज अ डुअल नेचर। वहां स्टेटमेंट क्या था बेटा? लाइट हैज डुअल नेचर। डी ब्रोगली बोलता है कि जैसे कि वहां पर उन्होंने कहा था लाइट हैज डुअल नेचर, वैसे वैसे डी ब्रोगली बोलता है कि जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं ना, मूविंग पार्टिकल्स, वैसे के वैसे जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो हैविंग डुअल नेचर। इनका भी डुअल नेचर होता है का मतलब इनका भी पार्टिकल नेचर भी होता है और इनका वेव नेचर भी होता है। मतलब जिस प्रकार से लाइट का डुअल नेचर होता है ना, बल्ब से आने वाली लाइट का कैसा नेचर होता है? डुअल नेचर। वैसे के वैसे मूविंग पार्टिकल का भी क्या होता है? डुअल नेचर। मेरे हाथ में क्रिकेट की बॉल है, उसको मैंने फेंका, फेंका का मतलब वो मूविंग कंडीशन में है। अगर मूविंग कंडीशन में है तो डी ब्रोगली कहता है इसका भी कैसा नेचर है? डुअल नेचर। पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर। दिमाग मत लगाना यहाँ पर। कैसे? जैसे कह रहा हूं वैसे मान लेना। ये दुनिया के बहुत टफेस्ट टॉपिक में से आते हैं, हम इसको थोड़ा सिंपल करके पढ़ने वाले हैं। डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग जो कह रहा हूं उसको क्लियर कर लेना, रट लेना इस बात को आप। वहां पर क्या आया था? लाइट का डुअल नेचर। यहां पर क्या आ रहा है भैया? पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल का डुअल नेचर। अब सुनना ध्यान से आप, अगर पार्टिकल नेचर है, कौन सा नेचर है? पार्टिकल। क्या ये पेन का नेचर पार्टिकल है या फिर नहीं है? है। अगर पार्टिकल है तो उसका मास होगा या फिर नहीं होगा? होगा। अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो उसका वेलोसिटी होगा या फिर नहीं होगा? होगा। मास भी है और वेलोसिटी भी है तो मोमेंटम है। मास भी है और वेलोसिटी भी है तो मोमेंटम है। अगर उसका वेव नेचर है, वेव नेचर है तो उसका वेव लेंथ भी है। क्या भी है? वेव लेंथ भी है। अगर उसका वेव नेचर है तो उसका वेव लेंथ भी है का मतलब इनके बीच में एक रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? रिलेशन। एक फॉर्मूला बता दिया डी ब्रोगली ने और वो होता है लैम्डा बराबर H/m। फिजिक्स में भी आप इसे पढ़ते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है? H/m। कोई डेरिवेशन नहीं, बस जुगाड़, तुरंत याद करना है, बस इसको दिमाग नहीं लगाना है। डी ब्रोगली में फॉर्मूला लैम्डा बराबर क्या होता है? H/m। वैसे हम क्या निकाल देंगे? लैम्डा
ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, लैम्डा ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। लैम्डा ऑफ ये क्वांटम का लैम्डा नहीं है, गलती से भी ये मत कर देना ओहो क्वांटम आया, बल्ब से क्वांटम आया लैम्डा एच अपॉन एमवी, अरे भैया वो नहीं है ये मूविंग पार्टिकल का लैम्डा। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, भाग रहा है, मूव कर रहा है, मूविंग कंडीशन में है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, अगर भाग रहा है तो उसका लैम्डा फाइंड करो, तो फॉर्मूला कौन बताएगा, डी ब्रोगली। लैम्डा बराबर क्या होगा उसका, एच अपॉन एम वी, और जहां वी जो लिखा हुआ है इस बी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी। वी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। और शायद आपको ये भी पता होगा नीचे एच अपॉन एम वी मास इंटू वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मोमेंटम। या फिर आप फिजिक्स जब पढ़ते हैं ना तो डेरिवेशन के द्वारा एक फॉर्मूला और यहां बन जाता है, वो क्या होता है, 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। सिंपल सा डेरिवेशन है, मैं करवा नहीं रहा हूं जबरदस्ती, आपको ये ऑलरेडी याद है। का मतलब मैंने यहाँ पर 3 फॉर्मूला नहीं बताया बेटा, कितने फॉर्मूला बताए हैं, 2। लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपॉन एम वी, या क्या होता है, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर उस मूविंग पार्टिकल का हमें अगर वेलोसिटी दिया जाएगा तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर उस मूविंग पार्टिकल का हमें काइनेटिक एनर्जी दिया जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्मूला। बेटा ना सुनते रहे ना, एक सवाल का जवाब मुझे दो आप, मुझे बताओ कि मान लो हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल है भैया, चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का मतलब या तो इस पर चार्ज पॉजिटिव है या फिर इस पर चार्ज नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, हीलियम प्लस होगा, ऑक्साइड आयन होगा, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल। अरे क्या है भैया, कोई भी चार्ज, ये पेन नहीं है तो पेन तो न्यूट्रल है। अरे कोई भी चार्ज पार्टिकल है हमारे पास में, बताइए अब ये रुका हुआ है, अगर रुका हुआ है तो इसका डुअल नेचर होगा या फिर नहीं होगा, नहीं होगा। अरे रुका हुआ है भाई, रुका हुआ है तो वेलोसिटी ही नहीं है, अगर वेलोसिटी ही नहीं है तो लैम्डा होगा या फिर नहीं होगा, नहीं होगा। का मतलब अभी ये रुका हुआ है का मतलब इसका डुअल नेचर नहीं है। अभी आप रुके हुए हैं, आपका डुअल नेचर है क्या, नहीं। लेकिन मैंने क्या किया, ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, इस चार्ज पार्टिकल के लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में जो है ना मेटल की प्लेट लगा दी है। क्या लगा दी है भैया, मेटल की प्लेट, मेटल की प्लेट लगा दी है। और जो दोनों मेटल की प्लेट है ना, इस चार्ज पार्टिकल कुछ नहीं पता इसके साथ में क्या हो रहा है, इसको कुछ नहीं पता है, इसको दिखता नहीं है, चुपचाप खड़ा हुआ है ये तो। लेकिन चुपके से हमने क्या लगा दिया है भैया, यहाँ पर मेटल की प्लेट लगा दी है, और इन दोनों ही मेटल प्लेट को हमने बैटरी से जोड़ दिया है। किसे जोड़ दिया है, बैटरी से। पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, क्या लगा दिया भैया, पोटेंशियल डिफरेंस। और अब जानते हैं कि बैटरी का एक एंड पॉजिटिव होता है, एक एंड क्या होता है, नेगेटिव। प्लेट पर एक पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, एक पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। अभी चार्ज पार्टिकल चुपचाप पड़ा रहेगा या भागेगा, भागेगा। अब ये रुकने वाला नहीं है भैया, ये भागेगा, अब ये भागेगा, क्योंकि हमने यहां पर क्या लगा दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लगा दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस। कहां भागेगा, कहां भागेगा, टुवर्ड्स ऑपोजिट चार्ज। कहां भागेगा, टुवर्ड्स ऑपोजिट चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन रहा, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो कहां भागेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अगर फॉर एग्जांपल मान लो ये प्रोटॉन है तो कहां भागेगा, नेगेटिव, मतलब भागेगा जरूर है ना, ऑपोजिट चार्ज की तरफ भागेगा जरूर। अगर ये भागेगा, अगर ये मूविंग कंडीशन में आ गया है, अगर ये मूविंग कंडीशन में आ गया है तो बेटा इसका डुअल नेचर होगा या फिर नहीं होगा, होगा। अब इसका डुअल नेचर होगा, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि अगर हमने चार्ज पार्टिकल को अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस रखा तो इट विल अटेन अ काइनेटिक एनर्जी, इट विल अटेन अ काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू वोल्टेज, क्यूवी। क्यूवी होता है ना, चार्ज इनटू वोल्टेज होता है। वी का मतलब वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है। लेकिन इस वी का मतलब वेलोसिटी नहीं है, इस वी का मतलब क्या है, वोल्टेज है। इसको मैं यहां पर पुट करूंगा तो यहां से लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी का जो क्या आ जाएगा, चार्ज इंटू वोल्टेज, क्यूवी आ जाएगा। बट ये जो फॉर्मूला अभी अभी हमने ड्राइव किया है, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल पर एप्लीकेबल नहीं है। किस पर एप्लीकेबल है भैया, चार्ज पार्टिकल विच इज केप्ट अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, विच इज केप्ट अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी। और बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस ये भागेगा, और भागेगा तो मूविंग कंडीशन में है, और मूविंग कंडीशन में है तो वेव नेचर भी है, का मतलब लैम्डा भी है। लेकिन अगर इसी को हम इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करें, फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम सॉल्व करें, मतलब लैम्डा अगर मैं इलेक्ट्रॉन का फाइंड करूंगा, एच कांस्टेंट है फिर वेरिएबल है भैया, कांस्टेंट है। नीचे जो मास आएगा वो किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। अरे मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। चार्ज भी किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। केवल और केवल वेरिएबल कौन बचेगा, वोल्टेज। कौन बचेगा, वोल्टेज। फिजिक्स में भी आप इसे पढ़ते हैं, सॉल्व करने पर इससे जो फॉर्मूला आता है वो होता है अंडर रूट में 150 अपॉन वी, अंडर रूट में 150 अपॉन वी। इस v का मतलब वेलोसिटी है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, एक ही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस है। 3 फॉर्मूला आपको रटवाना चाहता हूं मैं अभी के अभी, और शायद ये तीनों फॉर्मूला पहले से ही आपको याद होते हैं, सच्चाई यही है। इसमें 2 फॉर्मूला है ना, 2 फॉर्मूला है इसमें, और एक फॉर्मूला यहां पर है, लेकिन जो लास्ट थर्ड फॉर्मूला है दिस इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन कहां रखा गया है, अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी। देखो है ना, रटना है इस बात को आपको,
किस प्रकार से रटना है, मैंने तरीका आपको बताया। क्या तरीका है कि वहां पर बोर मॉडल से पहले जस्ट स्टेटमेंट आया था लाइट हैज डुअल नेचर, बोर मॉडल का जस्ट बाद स्टेटमेंट क्या है, मूविंग पार्टिकल हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब वेव नेचर भी है, अगर वेव नेचर भी है तो वेव लेंथ भी है। क्या भी है भैया, वेव लेंथ भी है। आंसर आ गया, इसको लिख लो आप, है ना, इसको लिखो आप। क्वेश्चन लिखे हैं इसमें एक, देखो डी ब्रोगली में ना नाम ही टफ है केवल। नाम क्या है इसका, डी ब्रोगली। काश नाम रहा होता सिंपल सा कोई। बाकी अगर इसमें कंटेंट देखा जाए तो फॉर्मूला है बस। क्वेश्चन लिखे हैं आप। जो क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, पढ़ते ही आंसर आएगा आपका, समझते हुए लिखना उसे आप। फाइंड लैम्डा of a particle, find lambda of a particle having mass 0.01 kg, having mass 0.01 kg, moving with 100 meter per second, moving with 100 meter per second। देखो जानबूझ के मैंने क्वेश्चन बहुत सिंपल लिखवाया है, इसका आंसर h के बराबर आएगा। लेकिन इसमें ना मैं 5 मिनट का भी डिस्कशन करूंगा, सुनना ध्यान से आप, है ना। पेन को नीचे रख दो सभी लोग, लिखना बाद में, अभी ध्यान दो सामने। हमें यहाँ पर लैम्डा निकालना है यार। क्या निकालना है यार, लैम्डा। अब प्रॉब्लम यह है कि कल भी हमें लैम्डा निकालना था 4 दिन पहले भी हमें लैम्डा निकालना था, और हर बार फॉर्मूला अलग अलग था। अब जो आप कह रहे हैं कि इसका आंसर एच के बराबर आएगा, वो आप इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आज जो लैम्डा का फॉर्मूला है वो सामने ही लिखा हुआ है दिक्कत है बहुत बड़ी। मैं कुछ बातें समझा रहा हूं, ध्यान देना सामने आप। देखो जब इस चैप्टर को हम समराइज करते हैं ना यार, तो 3 बार ऐसा होता है कि हम लैम्डा पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 बार ऐसा होता है। बेटा ध्यान दो, कैपमैन ध्यान दो। मुझे आपका नाम नहीं पता है तो, क्योंकि आपने कैप पहनी हुई है तो मैंने आपका नाम कैपमैन, वेरी गुड, अच्छा नाम है। तो बात यह है कि सबसे पहली चीज तो मुझे ये बताओ, सुनना ध्यान से ना बात को। यहाँ पर मान लो मैंने आपसे कहा कि एक बल्ब है, कौन है बेटा, बल्ब। बल्ब समझ में आता है आपको, समझ में आता है। और बल्ब जो है सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है बेटा, सोर्स ऑफ लाइट है। तो इससे क्या निकलते हैं, क्वांटम। क्या निकलते हैं, क्वांटम।
इसका लैम्डा निकालना है। क्या निकालना है? लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर आप सोचना। क्वेश्चन नंबर 2, इस बार जो है बल्ब नहीं है, नहीं बल्ब नहीं है, इस बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। अगर हाँ ऊपर से नीचे अगर आएगा तो क्वांटम निकलेगा, अगर नीचे से ऊपर आएगा तो क्वांटम एब्जॉर्ब होगा। का मतलब क्वांटम तो या तो आएगा या क्वांटम जाएगा। क्वांटम या तो एब्जॉर्ब होगा या फिर क्वांटम एमिट होगा। क्वांटम है। क्या है भैया? क्वांटम। वापस क्वांटम है। हाँ क्वांटम वहां भी है, क्वांटम यहां भी है, लेकिन क्वांटम वहां कौन रिलीज कर रहा था? बल्ब। यहां पर क्वांटम कौन दे रहा था? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, हाइड्रोजन एटम। कौन भैया? हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस बार हमारे पास कोई क्वांटम नहीं है। दोनों में क्वांटम था, लेकिन इस बार कौन है भैया? मूविंग पार्टिकल। ये पेन है, पेन को किसी के ऊपर फेंक दिया, ये रहा पेन जिसका मास 0.01 kg है, मूविंग कंडीशन में है, वेलोसिटी भी होगा। का मतलब अब इस बार हमारे पास कोई क्वांटम नहीं है, इस बार कौन है भैया? मूविंग पार्टिकल। इसका लैम्डा फाइंड करना है। तो 3 क्वेश्चन है। लैम्डा हम 3 बार फाइंड करते हैं। अगर हम फर्स्ट वाले में बात करें, शायद आपने सोच भी लिया होगा, फर्स्ट वाले में अगर हम लैम्डा फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला होता है E बराबर NhC अपॉन लैम्डा। एनर्जी ऑफ क्वांटम हम पुट कर देंगे, लैम्डा हम निकाल देंगे। एक तो ये होता है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो जब हम लैम्डा निकालते हैं तो फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? रिडबर्ग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? रिडबर्ग फॉर्मूला, जो आप जानते हैं ऑलरेडी, है ना। रिडबर्ग फॉर्मूला होता है। लेकिन जब मूविंग पार्टिकल होता है ना, तो मूविंग पार्टिकल के लिए जो कॉन्सेप्ट हम काम में लेंगे उसका नाम क्या होगा? डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, जिसमें फॉर्मूला 3 है। कितने हैं? 3 नहीं, एक और आएगा भी थोड़ी देर बाद में, मतलब 4 फॉर्मूला हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4। कितने भी हो जाएंगे, बट डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट काम आएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन को वापस पढ़ो आप। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन को आप वापस पढ़ो। जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको सोचने का तरीका बदल जाना चाहिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि यहाँ पर एक मूविंग पार्टिकल है, कोई बल्ब नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं है, यहाँ पर तो एक पार्टिकल है जो मूविंग कंडीशन में है, लैम्डा। हमें कौन निकालना सिखाएगा? डी ब्रोगली। आप समझो इस बात को, अदरवाइज ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी में ला देगा आपको। ये चीज समझनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। हाँ, अब क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा इजी है। अगर इसका लैम्डा हमें निकालना है तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे बेटा? H अपॉन एम वी। बोलो H का वैल्यू कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड में होता है। किसमें होता है? जूल सेकंड। मास हमें कितना दिया हुआ है? 0.01। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 100 मीटर पर सेकंड। का मतलब आंसर कितना आएगा? 6.6 10⁻34। और वेव लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। अभी भी कुछ बातें हैं जो समझानी है मुझे आपको, सुनो ध्यान से आप। क्वेश्चन तो इजी है ये, बट मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा होता। मान लो क्वेश्चन में मैंने आपको ये जो मास है ना, इस मास के बजाय अगर मैंने आपको 10 ग्राम दिया होता। क्या दिया होता? 10 ग्राम। कि भैया एक पार्टिकल है, उसका मास 10 ग्राम है जो मूविंग कंडीशन में है। 10 ग्राम मास दिया है। आंसर सेम आएगा फिर बदल जाएगा? आंसर सेम आएगा फिर बदल जाएगा? आंसर सेम आएगा। आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? अरे 0.01 kg का मतलब क्या होता है? 10 ग्राम ही होता है। लेकिन मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि आप में से 90% लोगों का आंसर गलत ही आता है फिर, क्योंकि आप यूनिट पर ध्यान देते ही नहीं है। यूनिट पर ध्यान देना पड़ेगा बेटा। अगर मान लो मैंने मास आपको ये नहीं दिया होता ना, और ये अगर दिया होता तो तुम अंधाधुंध यहाँ पर 10 पुट कर रहे होते, फिर आंसर तो बदल जाए। आंसर तो सेम आना चाहिए यार। तो हमें यूनिट एंड डायमेंशन आता है यार, है ना। तो थोड़ा सा मैं सिखा देता हूँ, है ना। हम सीखते हैं वहां पर कि देयर आर 2 यूनिट सिस्टम। एक का नाम होता है MKS और एक का नाम होता है CGS। MKS को हम SI भी कह देते हैं। MKS में M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकंड। CGS में C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। अच्छा, यहाँ जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी, एनर्जी उसका यूनिट होता है जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। जबकि यहाँ पर क्या होता है? अर्ग। चलो इस क्वेश्चन को वापस करते हैं, अब आपको बात समझ में आएगी। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मेरे सोचने का तरीका ये होगा कि ऊपर मुझे h पुट करना है और h का वैल्यू कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल। जूल सेकंड, जूल सेकंड, जूल सेकंड, जूल सेकंड का मतलब हमने कौन सा सिस्टम फॉलो कर लिया है? SI। अब यहाँ हम जंप नहीं कर सकते हैं, वैसा ही फॉलो कर ले तो ऐसा ही फॉलो करना पड़ेगा। मास ग्राम में पुट करेंगे या फिर किलोग्राम में पुट करेंगे? किलोग्राम में। मास को हमें किलोग्राम में पुट करना पड़ेगा। वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में या फिर मीटर पर सेकंड में? मीटर पर सेकंड में। अब आंसर सही सही आएगा। 6.6 इंटू 10⁻34 सेंटीमीटर आएगा, मीटर आएगा, फिर एंगस्ट्रॉम आएगा। बेटा सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने ऐसा ही सिस्टम फॉलो किया है। तो लेंथ, वेव लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या आएगा? मीटर। लिख लो आप इसे, जो भी आप लिखना चाहें फटाफट से लिखें इसे। आप देखते ही जा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। जल्दी से जो भी लिखना है फटाफट से लिखें आप। फिर एक क्वेश्चन और लिखना।
find lambda of electron, moving with kinetic energy of सामने लिखा हुआ है 2 into 10 की पावर माइनस 25 जूल, 2 into 10 की पावर माइनस 25 जूल। सॉल्व मैं ही करूंगा ना, टाइम पास नहीं करना है। ये निहायत ही बकवास क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बस फॉर्मूला में वैल्यू ही पुट करना है। लेकिन आप मैं चाहता हूं कि वापस इस क्वेश्चन को आप पढ़ो। इसमें लैम्डा फाइंड करना है तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। ये मेन चीज है जो आपको सीखनी है यहाँ पर, क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन है, कोई क्वांटम की बात तो है ही नहीं। बट वेलोसिटी की बजाय इस बार काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो फॉर्मूला में यूज करूंगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। बताओ h का वैल्यू कितना होता है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। एसआई सिस्टम, केमिस्ट्री के अंदर तो हम एसआई सिस्टम ही यूज करते हैं यार, फिजिक्स का आप जाने, बट केमिस्ट्री में तो हम यही सिस्टम फॉलो करते हैं हर बार। डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मास किलोग्राम में आएगा, फिर ग्राम में आएगा, किलोग्राम में, और इलेक्ट्रॉन का मास हम सब जानते हैं जो इतना होता है। काइनेटिक एनर्जी जूल में आएगा, फिर कैलोरी में आएगा, जूल में ही दिया हुआ है तो अच्छी बात है ना, जूल में ही दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो ऊपर तो 6.6 10 की पावर माइनस 34 है, डिवाइड बाय यहाँ पर 2 इंटू 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, और 36 का अंडर रूट कितना होता है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 56 आएगा, और 10 की पावर माइनस 56 जब बाहर आएगा तो 10 की पावर माइनस 28 हो जाएगा। आंसर आएगा 1.1 10 की पावर माइनस 6 मीटर या फिर सेंटीमीटर। वे लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर इन एसआई सिस्टम। लिख लो आप इसे। टाइम पास पे टाइम पास चल रहा है। 3 फॉर्मूला डी ब्रोगली के आपको पहले से भी याद थे और अभी भी 3 ही फॉर्मूला याद हैं, लेकिन क्वेश्चन मैंने कितने केवल करा है 2। थर्ड क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, और वो थर्ड क्वेश्चन कौन सा वाला होगा, वोल्टेज वाला। बस ये भी दे देगा, आप पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, वो आप कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। मॉड्यूल में क्वेश्चन है तो आप अटेम्प्ट कर लेना उसे। लेकिन अभी डी ब्रोगली खत्म नहीं हुआ है ना, इसमें कुछ बातें भी बची हुई हैं, इसको लिख लो आप फटाफट से, फिर ध्यान दो सामने आप। देखो डी ब्रोगली भले ही मैंने आपको पढ़ा दिया होगा, लेकिन अभी इस कॉन्सेप्ट को हमने एटम के स्ट्रक्चर से तो लिंक किया ही नहीं है। अभी हमने एटम की स्ट्रक्चर से कहां लिंक किया है इसे, अरे चैप्टर का नाम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हट गया, हम तो कहां घुस गए यार, डी ब्रोगली में। क्यों ना डी ब्रोगली को अब हम इस चैप्टर से लिंक करें। और क्योंकि एटम की स्ट्रक्चर के अंदर कौन होता है जो मूविंग कंडीशन में होता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो स्टेशनरी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो रुके हुए हैं, अरे कौन है जो मूविंग कंडीशन में है, इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन पर चर्चा अब हमें करनी चाहिए। का मतलब क्यों ना डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को अब हम एटम की स्ट्रक्चर पर अप्लाई करें। हम जानते हैं कि जो एटम होता है ना, उस एटम में इलेक्ट्रॉन जो होता है वह रुका हुआ होता है, फिर भागता है। अगर भागता है तो उसका डुअल नेचर होगा, का मतलब उसका पार्टिकल नेचर तो है ही, क्या भी होगा उसका, वेव नेचर। सुनना ध्यान से आप। देखो सच्चाई ये है कि 3 फॉर्मूला आ गए होंगे, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला है और ये थर्ड फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला आ गए होंगे, लेकिन जो मेन फॉर्मूला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो अभी आना बाकी है। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूविंग कंडीशन में है, का मतलब उसका पार्टिकल नेचर भी है, और कौन सा नेचर भी है, वेव नेचर भी है। का मतलब इसका वेव नेचर है। कैसा नेचर है, वेव। का मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव्स होती है, क्या होती हैं, वेव्स। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव्स होती हैं यार, क्या होती हैं भैया, वेव्स। का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव्स होती हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती हैं, वेव्स होती हैं, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, वेव नेचर। कैसा नेचर है इसका, वेव। और हम सब जानते हैं कि जो वेव्स होती है ना, उसका अपर मोस्ट पॉइंट क्या होता है, क्रस्ट, लोअर मोस्ट पॉइंट क्या होता है, ट्रफ। अगर आप देखेंगे तो ये क्रस्ट है, इसके बाद में क्या आएगा, ट्रफ, वापस क्रस्ट आएगा, वापस ट्रफ आएगा। और हम सब जानते हैं कि जो क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस होता है वो लैम्डा होता है। वापस यहाँ पर क्या आएगा, लैम्डा, और वापस यहाँ पर क्या आएगा, लैम्डा। बताओ मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है ना, इसमें कितनी वेव्स को ड्रॉ किया है बेटा, 3 वेव को ड्रॉ किया। कैसे पता लगा, मैंने कहा होगा कहीं ना कहीं आपसे कि एक वेव में एक ही क्रस्ट और एक ही ट्रफ होता है। 3 क्रस्ट 3 ट्रफ का मतलब यहाँ पर वेव्स कितनी है, 3। तो इस तरह से डायग्राम यहाँ पर बनने वाला है, इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग वेव्स है, आप समझना। मुझे बताओ जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना,
तो इलेक्ट्रॉन का पाथ मतलब इलेक्ट्रॉन का जो शेल होता है ना, शेल उसका शेप सर्कुलर होता है फिर स्फेरिकल होता है सर। एटम तो स्फेरिकल है लेकिन शेल कैसा होता है, सर्कुलर। और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr बराबर लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा का मतलब कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा। अरे कितना होगा भैया, 3 लैम्डा। लेकिन यहाँ पर 3 क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर कितनी वेव्स को ड्रॉ किया था, 3 वेव। अगर मैंने यहाँ पर 4 वेव को ड्रॉ किया होता तो 4 लैम्डा आता, 5 वेव के लिए कितना आता, 5 लैम्डा। तो इन जनरल मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए n लैम्डा। क्या लिखना चाहिए, n लैम्डा। और ये जो n मैंने सामने लिखा है इसका मतलब क्या होने वाला है, नंबर ऑफ वेव्स। n का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ वेव्स। n का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स। एक काम मैं यहाँ पर करूंगा वो ये है, इस फॉर्मूला में 2πr बराबर n लैम्डा लिखा हुआ है, लैम्डा की जगह क्या मैं h अपॉन एम वी लिख सकता हूं क्या, हाँ लैम्डा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, h अपॉन एम वी। h अपॉन एम वी जब पुट कर दिया है ना, तो मैं इसको बस केवल रीअरेंज करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, रीअरेंज। का मतलब एम वी को वहां भेज दूंगा, 2π को नीचे भेज दूंगा, इंटरचेंज कर रहा हूं पोजीशन को। अगर इंटरचेंज कर दोगे तो बताओ एक इक्वेशन बन जाएगा, वो क्या होगा, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2π। क्या ये इक्वेशन आपने जीवन में पहली बार देखी है क्या, नहीं। क्या आपने इस इक्वेशन को फर्स्ट क्लास में देखी थी क्या, नहीं। अरे भैया अभी 2-3 लेक्चर से हम यही तो इक्वेशन पढ़ रहे हैं। और ये कहां पढ़ी थी हमने, बोर मॉडल में। कहां पर पढ़ी थी, बोर मॉडल में। देखो बोर मॉडल जो होता है ना, उसमें एक ड्रॉबैक बोला जाता है कि बोर ने सारा काम किया लेकिन एक कमी छोड़ दी कि इसका डेरिवेशन वो नहीं कर पाया था। इसका डेरिवेशन कौन कर पाया है भैया, डी ब्रोगली, बाय अज्यूमिंग डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय अज्यूमिंग डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। खैर कोई मतलब नहीं इस बात का, जो मेन बात है वो ये है कि आप मुझे बताओ इस इक्वेशन के अंदर n, इस इक्वेशन के अंदर n को हम क्या कहा करते थे बेटा, शेल नंबर। फर्स्ट शेल में एंगुलर मोमेंटम 1h/2π, सेकंड शेल पे 2h/2π एंड सो ऑन। का मतलब n का मतलब क्या था वहां पर, शेल नंबर। बट क्या वो n और ये n सेम या अलग अलग है, सेम है। अरे वहीं से ही तो आया है यार ये। अगर वो सेम है तो मैं एक बात कह सकता हूं ये है कि नंबर ऑफ वेव्स बराबर क्या होता है, शेल नंबर। नंबर ऑफ वेव्स बराबर क्या होता है, शेल नंबर। का मतलब फर्स्ट शेल में एक वेव बनेगा, सेकंड शेल में 2 वेव बनेगा, पांचवें शेल में 5 वेव बनेगा। अगर एग्जाम में डायग्राम आपको दे दिया जाए ना और पूछा जाए कि बताओ ये इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रहा है, तो आंसर क्या होगा, थर्ड शेल। अरे 3 वेव बना के दी है तो शेल कौन सा होगा, थर्ड शेल। देखो डी ब्रोगली में जितना भी है ना सब कुछ वो सामने लिखा हुआ है, इसके अलावा एक शब्द भी नहीं है। 4 फॉर्मूला रटने हैं आपको यहाँ पर। 4 फॉर्मूला में से चौथा फॉर्मूला आ गया है, और वो जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, 2πr बराबर एन लैम्डा। और जहां एन लिखा हुआ है का मतलब क्या होता है, वो शेल नंबर, या उसे हम क्या भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स। एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन आए, फाइंड नंबर ऑफ वेव्स, क्या पूछा गया है, फाइंड नंबर ऑफ वेव्स, तो आप क्या फाइंड कर रहे होंगे, शेल नंबर। आप लिख लो इसे। इसी के बाद लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखवाया था उसके बाद अंधाधुंध लिख लो आप इसे। डायग्राम गंदा बनाना, क्योंकि हमसे भी अच्छा नहीं बन पाता है ये तो। जल्दी लिखो आप इसे। क्वेश्चन लिखें आप एक, फाइंड लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन moving in third orbit of H atom, थर्ड ऑर्बिट ऑफ H एटम। सॉल्व मैं ही करूंगा, आप सभी लोग सामने देखेंगे बेटा। सभी लोग ध्यान देना, मैं बहुत कुछ समझाऊंगा इस क्वेश्चन में अभी आपको।
हमें एक बार इमेजिन करना चाहिए यहां पर क्वेश्चन को, और क्वेश्चन ये है, बेटा क्या आप पढ़ने के लिए बैठे हैं यार? इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी शेल में घूम रहा है या फिर ट्रांजिशन कर रहा है, घूम रहा है। कहां घूम रहा है? थर्ड शेल में घूम रहा है यार, वो घूम रहा है। और अगर घूम रहा है का मतलब मूविंग कंडीशन में, अगर मूविंग कंडीशन में है तो उसका डुअल नेचर होगा। डुअल नेचर का मतलब लैम्डा हमें कौन फाइंड करना सिखाएगा? डी ब्रोगली। लेकिन अगर आपसे कहा गया होता कि इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में घूमते घूमते फर्स्ट शेल में कूद गया, थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में आ गया, अब लैम्डा हमें कौन निकालना बताएगा भैया? रेडबर्ग। तो ये अंतर समझ में हमें आना चाहिए। थर्ड शेल में घूम ही जा रहा है, वो तो कूदक आदि नहीं कर रहा है, घूम ही जा रहा है, घूम ही रहा है, घूम रहा है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, जो क्या है बेटा? टू, देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कहाँ, ये डायग्राम भी वैसे ही थर्ड शेल में घूम रहा है। अगर घूम रहा है तो उसका एसोसिएटेड लैम्डा भी होगा 2 पाई आर बराबर क्या होगा? एन लैम्डा। 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कितना होता है? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड इन एंगस्ट्रॉम। रेडियस का आंसर किसमें आता है? एंगस्ट्रॉम में। बराबर एन लैम्डा, एन कितना है? 3 इंटू हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? लैम्डा। जब सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका आंसर 9.5 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाएगा। अब बात को ध्यान से सुनना, मेरी बातों को। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके और हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके कौन सा हो सकते हैं? जो फॉर्मूला सामने लिखे हुए है ना, फर्स्ट बॉक्स जो है उससे भी आंसर आप निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट सेम आंसर आता है वहां से भी, एग्जैक्ट सेम आंसर आता है। लैम्डा आप चाहें तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एच अपॉन एम वी, या फिर आप चाहें तो क्या भी यूज कर सकते हैं? एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। दोनों से सेम आंसर आएगा, थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी, बस इतनी सी बात है। क्योंकि जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो एच का वैल्यू किसमें पुट करेंगे आप? जूल सेकंड में। 6.6 इंटू कितना होगा? 10 की पावर माइनस 34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 9.1, 10 की पावर माइनस 31। मतलब कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। और वेलोसिटी आपको निकालना आता है, किसी भी ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आपको पता होता है, एग्जैक्ट सेम आंसर यहां से आता है। इवन आप चाहें तो यहां पर भी वैल्यू पुट कर देना, एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। थर्ड ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होता है प्लस में 1.51, क्योंकि एनर्जी कितना होता है? माइनस 1.51, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस 1.51, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है यार। जबकि एच का वैल्यू किसमें होता है? जूल में। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेहनत हो जाएगी। बस तैयार रहना कि हाँ एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके जरूर हो सकते हैं, लेकिन क्या इस क्वेश्चन को हम रिडबल फॉर्मूला से कर सकते हैं क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता यार। वहां तो दो वेरिएबल n1 भी चाहिए और क्या भी चाहिए? n2 भी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को वापस आप पढ़ो, है ना, जो लैंग्वेज मैंने लिखवाया आपको, इस लैंग्वेज को प्रॉपरली पढ़ो आप। और जब पढ़ोगे ना तो बेटा आपको ना डी ब्रोगली यहाँ पर याद ही नहीं आएगा। आप सोचो एग्जाम में आप बैठे हो और एग्जाम में इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या डी ब्रोगली आपको याद आ सकता है? क्या सर हमें तो अपना नाम ही याद नहीं आता है उस समय? वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा यह है कि क्या इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें डी ब्रोगली याद आएगा क्या? नहीं। अगर कुछ याद आएगा ना बेटा तो आपको बोहर याद आएगा। कौन याद आएगा यहाँ पर? बोहर। तो जो बोहर का जीवन निकल गया था एक शब्द के आगे पीछे, और वो शब्द क्या था बेटा? शेल। और इस क्वेश्चन में थर्ड शेल लिखा हुआ है, का मतलब एग्जाम में जब बैठे होंगे ना बेटा तो हमें बोहर याद आएगा, और बोहर जब याद आएगा ना उसके बाद में कुछ याद आएगा ही नहीं। हम इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। समझो इस बात को, प्रैक्टिकली सोचो इस बात को आप। हम डिब्रू तक पहुंच नहीं सकते इस क्वेश्चन में। तो देखो बोर ने क्या सिखाया? बोर ने हमें चार चीजें निकालना सिखाया। क्या निकालना सिखाया? चार चीजें रिगार्डिंग शेल, चार चीजें निकालना सिखाया। और वो चार चीजें कौन कौन सी होती हैं? एंगुलर मोमेंटम, रेडियस, वेलोसिटी और क्या होता है? एनर्जी। का मतलब हमें किसी भी शेल में चार चीजें निकालना आता है, नहीं पांचवी चीज भी निकालना आता है। और वो पांचवी चीज क्या होता है? लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना आता है? लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? बेस्ट 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा। देखो कैसे न कैसे तैयार होना है हमें तो एग्जाम के लिए, चाहे लैम्डा डी ब्रोगली ने सिखाया होगा, चाहे मास्टर ने सिखाया होगा, चाहे बोर ने सिखाया होगा, अरे किसी ने भी सिखाया होगा, आपको सीखना है, आपको ये आना चाहिए। का मतलब अब आपको शेल के अंदर पांच चीजें निकालना आता है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब पांच चीजें आपको निकालना आता है। चार चीजें तो पहले ही बोर्ड सिखा चुका है, लेकिन ये चीज किसने सिखाया है भैया? डी ब्रोगली ने। और अगर ये आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा। लिख लो फटाफट, जो आंसर है वो तो लिख लो। उसको लिखने के बाद में फिर हेडिंग लिखना आप, हाइजेनबर्ग।
हेडिंग लिखो आप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका स्टेटमेंट लिखवाऊंगा पहले मैं आपको। देखो मुझे नहीं पता कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, लेकिन मुझे ये पता है कि फिजिक्स में तो 3 फॉर्मूला डी ब्रोगली के आप पहले ही पढ़ चुके थे। अगर आपने आज कोई नया फॉर्मूला पढ़ा होगा पूरे अभी तक 1 घंटे की क्लास में, तो वो फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर कौन था भैया, एन लैम्डा। तो उसको रट लो यार, अगर पढ़ा है तो उसको रट लो, सीधी सी बातें करना ही पड़ेगा। और एक बात क्लियर कर लो बेटा दिमाग में, वो ये कि डी ब्रोगली का नाम ही टफ है, बाकी कंटेंट उसमें फॉर्मूला ही है बस। हाइजेनबर्ग के लिए भी सेम बात अप्लाई होती है, नाम बहुत टफ है इसका हाइजेनबर्ग, कंटेंट छोटा सा ही होगा। फॉर्मूला यहाँ पर 4 नहीं आएंगे, फॉर्मूला यहाँ पर एक ही आएगा। डी ब्रोगली में कितने फॉर्मूला आपने याद किए हैं, 4, या एक ही फॉर्मूला आएगा। इसका स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, पहले लिखो उसे आप। इसमें लिखे आप, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा लिखे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर, it is not possible to measure simultaneously exact position and exact momentum of a particle as small as electron, अब 10 मिनट के लिए आप पेन नीचे रख दो और ध्यान दो सामने। लेकिन ये मान के चलना बेटा कि अगले 2-3 मिनट आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। सुनते रहना आप, है ना, मैं सबको समझा दूंगा और पूरा फील आएगा इसका। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ना, ये जो प्रिंसिपल है, अच्छा आपको सीक्वेंस पता है क्या चैप्टर का? पहली बात तो कहीं आप अंधाधुंध तो नहीं चल रहे हैं बेटा? क्या आप अभी कॉकरोच तो नहीं पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं आप? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में बस एक ही टॉपिक इसके बाद बचा रह जाएगा, उसका नाम क्या होगा? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से जस्ट एक पहले एक थ्योरी बचा हुआ है, नाम क्या है इसका? हाइजेनबर्ग। और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये केवल किस पर अप्लाई होता है बेटा? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैंने लास्ट में लिखवाया था फॉर अ पार्टिकल एज स्मॉल एज इलेक्ट्रॉन। का मतलब ये क्या बेटा, शांति से सुनना इस बात को आप, क्या ये जो थियरी है हम पर अप्लाई होती है क्या? नहीं। क्या ये पेन पर अप्लाई होती है क्या? नहीं। ये तो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल पर अप्लाई होती है। का मतलब इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या एटम्स पर अप्लाई होगा। हाइड्रोजन एटम छोटा सा हो तो दिखता तक नहीं है, हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम। का मतलब ये किसी बहुत छोटे पार्टिकल पर भी अप्लाई होता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक छोटे पार्टिकल पर अप्लाई होता है। ये पहली बात तो क्लियर कर लो आप। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और ये कहता क्या है, सुनना, ये कहता ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर देयर वैल्यूज साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ, है ना। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है? एक साथ। कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे क्या फाइंड करना है? उसका एक तो पोजीशन। क्या फाइंड करना है? उसका पोजीशन। और पोजीशन को सिंबॉलिकली हम यहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है? उसका मोमेंटम। और मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। मुझे इस इलेक्ट्रॉन का एक ही साथ साइमल्टेनियसली क्या क्या फाइंड करना है? इसका पोजीशन भी और क्या भी फाइंड करना है? मोमेंटम भी। तो हाइजेनबर्ग कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर देयर वैल्यूज साइमल्टेनियसली। उनका एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। सुनते रहना, 4-5 बार बोलूंगा इस बात को, तब बात समझ में आएगी। अभी तो एक्सपेक्टेशन 0 है मेरी आपसे, 4-5 बार बोलूंगा उसके बाद एक्सपेक्टेशन ग्रेट हो जाएंगी। हम ये कह रहे हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो है ना इस पूरी थियरी में, वो है साइमल्टेनियसली। क्या लिखा हुआ भैया? साइमल्टेनियसली। ये मेन चीज है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड करना है, हो जाएगा। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड करना है, हो जाएगा, लेकिन एक ही इंस्टेंट पर नहीं होगा। अगर मैं चाहूं कि अभी भैया 8 बज रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उस 8 बजे डॉट मुझे दोनों ही चीजें अगर फाइंड करनी है, उसी टाइम पर, उसी इंस्टेंट पर अगर मुझे दोनों वैल्यू फाइंड करना है, तो दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे।
दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर दोनों का वैल्यू हम फाइंड करने जाएंगे ना एक साथ, तो दोनों में ही क्या आती है भैया, अनसर्टेनिटी। क्या आती है, अनसर्टेनिटी का मतलब दोनों में ही एरर आती है। क्या आती है यार, एरर। दोबारा सुनो आप, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और ये कहता ये है कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हम इन दोनों का वैल्यू एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। पोजीशन का मतलब सिंबल क्या होगा, एक्स, मोमेंटम का सिंबल क्या होगा, पी, और पी बराबर क्या होता है, एम वी। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन का क्या फाइंड करना है, मोमेंटम। मोमेंटम कब फाइंड होगा, तब जब क्या फाइंड होगा, मास एंड वेलोसिटी। मास तो मैं पता है उसका, मास तो मैं पता, मास में दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत किस में होगा, वेलोसिटी में। का मतलब मैं एक बात कह सकता हूं कि मुझे उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन भी फाइंड करना है और वेलोसिटी भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। साइमल्टेनियसली दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, करने जाएंगे तो दोनों में ही क्या आती है, अनसर्टेनिटी। दोनों में ही क्या आती है, एरर आती है। क्या आती है, एरर। दोनों में ही एरर आती है। एक तो होता है भैया यहाँ पर डेल्टा एक्स, एक तो यहाँ पर होता है डेल्टा एक्स। क्या होता है, डेल्टा एक्स का नाम होता है एरर इन पोजीशन। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, एरर इन पोजीशन, या इसे आप चाहो तो अनसर्टिनिटी इन पोजीशन भी कह सकते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, इस लोकेशन पर प्रेजेंट है, और गलती से आपने उसे यहाँ लोकेट कर दिया, आपने उसको लाइट डाली, लाइट डालने पर क्या हुआ कि आपने उसको गलती से हल्का सा अनसर्टिनिटी शो कर दी। का मतलब यहाँ पर उसका आपने लोकेट कर दिया, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को हम क्या नाम दे रहे हैं भैया, डेल्टा एक्स। का मतलब इसका नाम क्या है, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन। अगर सामने लिखा मैंने यहाँ पर डेल्टा पी, तो डेल्टा पी का मतलब होता है अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम। ये जो आ रही है ना एरर, ये जो दोनों एरर आ रही है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक साथ फाइंड कर रहे हैं, फिर अलग अलग टाइम पर फाइंड कर रहे हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली। जब दोनों का वैल्यू आप एक साथ फाइंड करोगे ना, तो दोनों में ही क्या आती है बेटा, एरर। और इन दोनों की जो एरर का मल्टीप्लीकेशन होता है, क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों की एरर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, उसका मिनिमम वैल्यू होता है बेटा h अपॉन 4 पाई। उसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, h अपॉन 4 पाई। इनका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, h अपॉन 4 पाई। h भी कांस्टेंट है और 4 पाई भी क्या है यार, कांस्टेंट है। अब थोड़ा थोड़ा आपको अब समझ में आने लगेगा, आप सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब जो मैंने अभी तक बातें बोली उसको जीरो कर दो आप, अब मैं वापस समझा रहा हूं, सुनना। इसको ऐसे इमेजिन करो कि वंस अपॉन अ टाइम एक साइंटिस्ट थे, नाम क्या था उनका, हाइजेनबर्ग। बड़ा टफ नाम है यार, और शायद गलती उनकी नहीं रही गई होगी। लेकिन हाइजेनबर्ग जो है ना भैया, एक बार एक लैब में गए। कहां पर गए, लैब में, केमिस्ट्री की लैब में, फिजिक्स की लैब में, वो फिजिसिस्ट है ना। तो लैब में गए, कहां पर गए भैया, लैब में। और उस लैब में जब वो गए, इमेजिन करो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कौन घूम रहा है भैया, एक इलेक्ट्रॉन। अब वो तो साइंटिस्ट हैं, कुछ भी देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, जो भी है। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्या घूम रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन मूविंग कंडीशन में है यार। किस कंडीशन में है, मूविंग। तभी तो वेलोसिटी होगा, तभी तो मोमेंटम होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन है, मूविंग कंडीशन में है। अब उस हाइजेनबर्ग को उस इलेक्ट्रॉन का क्या क्या फाइंड करना है, पोजीशन भी और मोमेंटम भी। पोजीशन फाइंड करना है, हो जाएगा। मोमेंटम फाइंड करना है, हो जाएगा। बट एक समय पर फाइंड नहीं हो पा रहा था। एक ही इंस्टेंट पर जब दोनों का वो वैल्यू फाइंड कर रहे थे ना, पोजीशन का भी और मोमेंटम का भी, तो दोनों में क्या आ रहा था, एरर। और एरर का मल्टीप्लिकेशन मिनिमम कितना आ रहा था, h अपॉन 4 पाई। सर ये मिनिमम का क्या मतलब है, आप मुझे बताओ। ये मिनिमम एरर है h अपॉन 4 पाई। अच्छा मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। मान लो हाइजेनबर्ग की जगह आप गए होते वहां पर और अंधाधुंध आप क्या फाइंड कर रहे होते, पोजीशन और मोमेंटम, तो एरर का मल्टीप्लिकेशन मिनिमम कितना आ सकता है, इनफाइनाइट। तो मैक्सिमम एरर तो कितना भी हो सकता है ना यार, मैक्सिमम एरर तो कितना भी हो सकता है। लेकिन जब हाइजेनबर्ग ने मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट लिया होगा, इमेजिन करो आप। मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट का मतलब है उन्होंने लाइटें बंद कर दी, लाइटों का भी हिंड्रेंस होता है कई बार, विंडो बंद कर दी, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, सांस लेना बंद कर दिया उन्होंने। और मोस्ट एक्यूरेट जब ऑब्जर्वेशन लिया, तो जो एरर था वो मिनिमम आ रहा था। क्या आ रहा था भैया, मिनिमम। और वो मिनिमम एरर कितना आ रहा था, h अपॉन 4 पाई। देखो मैं साइंस नहीं सिखा रहा हूँ आपको, है ना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आपको इससे गुजरने का रास्ता बताऊंगा और आप आराम से गुजर जाओगे इससे, और 100% क्वेश्चन भी होंगे, आपकी गारंटी मेरी। इमेजिन करो वापस आपकी हाइजेनबर्ग लैब में गया, कहां पर गया, लैब में। जब वो 5 साल बाहर बाहर निकला ना, उसने एक बात कही, इट इज नॉट पॉसिबल। उसका 5 साल बर्बाद हो गया
उसने कहा कि दोनों का वैल्यू हम एक साथ फाइंड कर ही नहीं सकते। अगर दोनों का वैल्यू एक साथ फाइंड करने जाएंगे तो दोनों में क्या आएगा, एरर। उनके पास एरर बहुत सारी थी, कॉपी भरी हुई थी, और कभी कभी एरर h/4 पाई आ रहा था, कभी इससे ज्यादा आ रहा था, कभी और ज्यादा आ रहा था, लेकिन मिनिमम जो वैल्यू उनको कॉपी में दिखी वो कितनी दिखी है बेटा, h/4 का मतलब मिनिमम एरर कितना आ रहा था भैया, h/4 पाई। यहाँ पर मुझे बताओ डेल्टा पी लिखा हुआ है, डेल्टा पी, पी का मतलब क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। बताओ मुझे मोमेंटम में एरर क्यों आ रहा था, बिकॉज ऑफ एरर इन वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, सीधी सी बात है। का मतलब उस इक्वेशन में जहां डेल्टा पी लिखा हुआ है वहां हम क्या लिख पाएंगे, एम डेल्टा वी। लेकिन आप मुझे बताओ जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना फॉर कैलकुलेशन, जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम एरर को मिनिमम मानेंगे या फिर मैक्सिमम मानेंगे, मिनिमम। मतलब मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम यहाँ पर ये साइन यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इक्वल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इक्वल। क्योंकि आप सोचो ना बेटा, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करते समय एरर को मिनिमम मानोगे या फिर मैक्सिमम मानोगे, मिनिमम। क्योंकि मैक्सिमम तो एरर कितना भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन ही बनेंगे कि डेल्टा एक्स देगा, डेल्टा पी निकालना होगा, डेल्टा पी देगा और डेल्टा एक्स निकालना होगा। सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, फर्जी क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा था हाइजेनबर्ग का नाम टफ है बस, और उसमें भी उनकी कोई गलती नहीं रही होगी शायद, पता नहीं फिर। कई लोग नाम भी तो चेंज करते हैं बाद में तो जो भी है, लेकिन ये फॉर्मूला हमें याद करना है। मैं यहाँ पर आपको दो केस पढ़ाऊंगा अभी ना, केस 1 भी आएगा और क्या भी आएगा बेटा, केस 2 भी आएगा। इफ है ना, एक क्वेश्चन का आंसर देना, डेल्टा एक्स बराबर 0, यदि यदि डेल्टा एक्स बराबर 0 है, बताओ इसका फील क्या है। डेल्टा एक्स बराबर 0 होने का मतलब पोजीशन 0 हो गया है क्या, किसी का पोजीशन 0 कैसे हो सकता है भाई। डेल्टा एक्स 0 होने का मतलब है, चेंज मत बोलो यार, गलत, चेंज मत बोलो यार, चेंज इन पोजीशन नहीं बोलो, क्या बोलो, एरर इन पोजीशन। कितना है, 0 का मतलब एरर एग्जैक्ट फाइंड हो गया। क्या मतलब है इसका, एरर एग्जैक्ट फाइंड हो गया। डेल्टा एक्स 0 होने का मतलब है कि हाइजेनबर्ग लैब में गया और इलेक्ट्रॉन को सही सही लोकेट कर लिया। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां था, उसने यही लोकेट कर लिया, का मतलब उसकी एरर कितनी है भैया, 0। अगर एरर 0 हो गया, यहां पर पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन, डेल्टा पी बरो क्या आने वाला है, h/4 पाई। डेल्टा एक्स को मैंने नीचे भेज दिया है, डेल्टा एक्स को नीचे भेज दिया है, और समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो कितना होगा, इनफाइनाइट। का मतलब अगर उस हाइजेनबर्ग ने पोजीशन एग्जैक्ट फाइंड कर लिया ना, तो मोमेंटम में एरर कितना हो गया, इनफाइनाइट। दोबारा सुनो आप, इफ डेल्टा पी बराबर 0, और आप जानते हैं कि अगर डेल्टा पी जीरो होगा तो डेल्टा वी भी कितना हो जाएगा, 0। इसका फील बताओ मुझे आप, वेलोसिटी 0 है या फिर वेलोसिटी में एरर 0 है, वेलोसिटी में एरर 0, का मतलब वेलोसिटी का वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड हो गया, वेलोसिटी का वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड हो गया। यहां पर पुट कर देंगे हम लोग वापस। इस बार डेल्टा एक्स निकालेंगे तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, h/4 पाई इंटू डेल्टा पी, और समथिंग अपॉन जीरो कितना हो जाएगा, n इससे हमें एग्जैक्ट समझ में आती है कि क्या कहानी चल रही है यहाँ पर, समझो। अरे पोजीशन फाइंड करना है हो जाएगा, वेलोसिटी फाइंड करना है हो जाएगा, लेकिन दोनों का वैल्यू एक साथ फाइंड नहीं होगा। अगर आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लोगे ना, तो इसमें एरर इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर वेलोसिटी का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लोगे तो उसमें एरर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। का मतलब दोनों का वैल्यू हम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। अगर दोनों का वैल्यू एक साथ फाइंड करोगे ना, तो एरर आएगा, क्या आएगा भैया, एरर। और एरर का मल्टीप्लीकेशन मिनिमम कितना होगा, h/4 पाई। आप चाहो पोजीशन फाइंड करना हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मोमेंटम फाइंड करना हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोनों का जब एक साथ वैल्यू आप फाइंड करने जाओगे ना, तो दोनों में एरर आएगा, और एरर का मल्टीप्लीकेशन मिनिमम कितना होगा, h/4 पाई। मैक्सिमम एरर तो कितना भी हो सकता है, आप इनको मल्टीप्लाई करो ना यार। जो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा यहाँ पर। आप समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पर क्योंकि एक में तो एरर 0 हो गया, लेकिन दूसरे में एरर कितना हो गया है, इनफाइनाइट। तो मल्टीप्लीकेशन तो इनफाइनाइट होगा, मतलब मैक्सिमम एरर हो जाएगा फिर तो। आप लिख लो इसको पूरा। हाइजेनबर्ग में कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद करना है।
क्वेश्चन लिखे हैं आप फिर। इफ अनसर्टिनिटी, क्वेश्चन लिखे हैं, इफ अनसर्टिनिटी in position, if uncertainty in position and momentum is equal then delta v बराबर delta v equal to question mark, delta v equal to question mark इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको नोट करना है आपको, ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको नोट करना है आपको। आपको इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर है, और जिसमें डेल्टा फी फिर निकालना है हमें। सोचो आप थोड़ा सा इसके बारे में। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का वैल्यू बराबर दिया हुआ है, का मतलब दोनों में एरर बराबर है। सिंपल क्वेश्चन है ये, टफ बिल्कुल भी नहीं है, बस पुट करो आप, आंसर आएगा। देख लो सामने अब आप है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और भी क्वेश्चन करवाने हैं मुझे अभी। देखो फॉर्मूला तो ये तो क्लियर है, हाइजेनबर्ग में इजी बात ये होता है कि फॉर्मूला चूज करने में दिक्कत नहीं होती है। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर क्या होगा, एच अपॉन 4 पर। मैंने कहा था कैलकुलेशन पर्पज में हमेशा हमें यहाँ पर इक्वल ही लगाना है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच अपॉन 4 पर। निकालना क्या है हमें यहाँ पर, डेल्टा वी। निकालना क्या है हमें यहाँ पर, डेल्टा वी। लेकिन हाँ, दोनों का वैल्यू बराबर दिया हुआ है बेटा, दोनों का वैल्यू बराबर दिया हुआ है, तो क्यों ना डेल्टा एक्स के बजाय मैं क्या पुट कर दूं, डेल्टा पी। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी का मतलब क्या बन जाएगा, डेल्टा पी का स्क्वायर बराबर होगा एच अपॉन 4 पाई। तो यहां से डेल्टा पी बराबर क्या बन चुका होगा, अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई। लेकिन डेल्टा पी निकालना नहीं है, एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, डेल्टा वी। तो इस डेल्टा पी को मैं क्या पुट कर दूंगा, एम डेल्टा वी बराबर अंडर रूट में एच अपॉन 4 पाई। एम को नीचे भेज दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि यहां से डेल्टा वी बराबर आएगा 1 अपॉन एम इंटू अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई। सेकेंड ऑप्शन आंसर है इसका, लिख लो आप इसे। हाइजेनबर्ग में एक ही फॉर्मूला है, क्या वो फॉर्मूला आपको याद हो गया है क्या यार? फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच अपॉन 4 पाई। देखो ये जो एच अपॉन 4 पाई लिखा हुआ है ना, ये कांस्टेंट है फिर वेरिएबल है भैया, कांस्टेंट। क्या आप यहाँ पर एच का वैल्यू जानते हैं क्या? हाँ, एच का वैल्यू कितना होता है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाई क्या लिखा है यहाँ पर, 4 पाई। जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्व करने पर वैल्यू आता है यहाँ पर 0.527 इंटू आता है 10 की पावर माइनस 34। और हम जानते हैं कि एच का यूनिट क्या होता है, जूल सेकेंड। तो यहाँ पर भी यूनिट क्या आएगा, जूल सेकेंड। कई लोग है ना इसको याद करते हैं, अब आप पर डिपेंड करता है कि मैं कोई सजेशन नहीं देने वाला, आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको याद कर पाओ या नहीं याद कर पाओ, है ना। मतलब याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन करने में। कुछ लोग याद करते हैं, तो मैंने आपको कह दिया है कि इसको याद किया जाता है कई, और याद करना इजी है। और याद करना इजी क्यों है, क्योंकि 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड तो मैं याद है यार पहले से। एच का वैल्यू कितना होता है, 6.6 इंटू क्या होता है 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। ये तो कॉमन है, बस 6.6 की जगह यहाँ पर क्या आ गया है, 0.527। तो अपनी कॉपी में कहीं लिख सकते हो आप चाहो तो इसे। फिर एक क्वेश्चन लिखें आप, if uncertainty in momentum of a particle, if uncertainty in a momentum of a particle is 10 की पावर माइनस 15, सामने लिखा हुआ है 10 की पावर माइनस 15 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। एक बार पढ़ लो इस लैंग्वेज को आप।
हमें दिया हुआ क्या है बताओ, डेल्टा एक्स दिया है, डेल्टा पी दिया है, डेल्टा पी। मोमेंटम में मेजरमेंट में एरर कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻15। यूनिट देखो आप, है ना, इसका यूनिट सही है फिर गलत है बेटा, सही है। मोमेंटम का यूनिट यही होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। ऐसा ही सिस्टम है, फिर सीजीएस सिस्टम है ऐसा है। आगे लिखे फाइंड डेल्टा एक्स, फाइंड डेल्टा एक्स, फालतू क्वेश्चन है बिल्कुल। तो बस सिंपल है कि यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा h/4 पाई, और डेल्टा पी नीचे चला जाएगा, और इसका वैल्यू अगर हमें याद रहे तो ठीक है। h का वैल्यू हम पुट कर देंगे, h/4 पाई का वैल्यू 0.527 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड में पुट किया है बेटा, ऐसा सिस्टम फॉलो किया है हमने। तो नीचे जो डेल्टा पी मैं पुट करूंगा यहाँ पर, वो भी किस में पुट करूंगा, SI में, और SI में ही दिया हुआ है। अच्छी बात यह है 10⁻⁻15 सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.527 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, डेल्टा एक्स फाइंड किया है हमने, मतलब पोजीशन में एरर है, और पोजीशन में एरर का यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर। सेंटीमीटर होगा या फिर मीटर होगा, मीटर। पूरा क्वेश्चन में SI में से फॉलो की सॉल्व किया है। क्वेश्चन लिखे एक और आप, a particle having mass a particle having mass 10⁻⁻11 ग्राम, सामने लिखा हुआ है 10⁻⁻11 ग्राम is moving with a speed of सामने लिखा हुआ है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप इस लैंग्वेज को बताओ, मुझे तो डी ब्रोगली की याद आ रही है इसको पढ़ के, क्योंकि एक पार्टिकल है जो किसी मूविंग कंडीशन में है, क्या उसका हम लैम्डा निकाल सकते हैं क्या, हाँ, फॉर्मूला क्या यूज करोगे, लैम्डा बराबर h/mv। खैर मैं पूछूंगा नहीं वो, लेकिन फिर भी हम कर तो सकते ही हैं। आगे लिखे आप, इफ अनसर्टिनिटी in a measurement of velocity is 0.1%, फाइंड डेल्टा एक्स। सॉल्व तो मैं ही करूंगा, आप ध्यान देंगे सामने। अच्छा क्वेश्चन है ये हाईएस्ट लेवल बोलते हैं हाइजेनबर्ग का, आप ध्यान देंगे सभी लोग। जब आप क्वेश्चन लिख रहे थे तो मेरे हिसाब से आपने तो सोच लिया होगा कि यहाँ पर वैल्यूज जो है SI में दिया है, CGS में दिया हुआ है, CGS में। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको SI में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप पूरा क्वेश्चन किस में सॉल्व कर लो, CGS में ही सॉल्व कर लो। लेकिन जब h का वैल्यू आप पुट कर रहे होंगे वो 10⁻⁻34 नहीं होगा, कितना होगा, 10⁻⁻27 अर्ग में होगा फिर वो। लेकिन इस लफड़े से है ना बच के रहो, ठीक ही रहेगा, क्योंकि जनरली जो हम केमिस्ट्री में क्वेश्चन करते हैं वो किस में करते हैं, SI में, तो हम SI में कर लेते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते हैं। देख लो आप सामने, ये तो क्लियर है कि यहाँ पर मास ग्राम में दिया हुआ है, तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14 kg। यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत जल्दी से ही हमने कन्वर्ट कर लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन पंगा ये है कि हमें यहाँ पर डेल्टा एक्स निकालना है, और डेल्टा एक्स निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, h/4 पाई, और डेल्टा पी को हम कहाँ भेज देंगे, नीचे, और डेल्टा पी को हम क्या लिख पाएंगे, m डेल्टा वी। अरे मानते हैं आप इस बात को यार, मास भी दिया हुआ है, सब कुछ ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि यार डेल्टा वी का वैल्यू अजीब सा परसेंटेज में दिया हुआ है, इस बात को समझो आप। उस इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल वेलोसिटी तो कितना है यार, 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, बट उसके मेजरमेंट में एरर कितना है, 0.1%। का मतलब डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी है 0.1% ऑफ वी। डेल्टा वी कितना है, 0.1% ऑफ वी। अरे आपका वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब मैंने एरर किया, मतलब मैंने जब मेजरमेंट लिया तो उसमें एरर 1% आया। कितना आया, 1%। तो 1% का मतलब कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। अरे 100 का 1% कितना होता है, 1।
का मतलब मुझे इस वेलोसिटी का क्या निकालना पड़ेगा, 0.1%, और वो हमें आता है यार 0.1% पर 100 किसका है भैया, v का। v का मतलब कितना है, 10⁻⁻⁶। मतलब यहाँ पर डेल्टा वी हमें निकालना पड़ा, हमें डेल्टा वी परसेंटेज के रूप में दिया था, तो हमने उसका परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया है, तो ये कितना हो चुका होगा, 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड। अब आंसर हमारा आ जाएगा। h/4 हमें पहले से याद होता है, जो कितना होता है 0.527 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड में पुट किया है मैंने, ऐसा सिस्टम में फॉलो किया है। मास जो हमें दिया हुआ है कितना है, 10⁻⁻14 kg, और ये कितना दिया है, 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ऊपर तो 0.527 है ही, इंटू 10⁻⁻34 है ही, नीचे कितना आ जाएगा भैया, ये 10⁻⁻23 ऊपर लेके जाओगे तो आंसर आ जाएगा 0.527 इंटू 10⁻11, और आंसर किस में आएगा, अगेन मीटर में, पोजीशन में एरर है इसलिए मीटर में आंसर आएगा। लिख लो आप इसे। आज तक नहीं आया ऐसा क्वेश्चन नीट में, तो है ना, परसेंटेज वाला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ये फर्जी क्वेश्चन आते हैं। डेल्टा एक्स देगा, डेल्टा पी पूछ लेगा, डेल्टा पी देगा, डेल्टा एक्स पूछ लेगा, सिंपल। आज की क्लास में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, या दो थियरी पढ़ी हमने। एक का नाम क्या होता है, डी ब्रोगली, और एक का नाम होता है हाइजेनबर्ग। डी ब्रोगली में बस 4 फॉर्मूला है, और 3 पहले से याद थे। आज नया फॉर्मूला आया था 2πr बराबर एन लैम्डा। लेकिन मेन चीज ये नहीं है, मेन चीज है कि वो यूज कब करना है, तब जब लैम्डा निकालना होगा। किसका, फोटोन का या मूविंग पार्टिकल का, मूविंग पार्टिकल का। डी ब्रोगली में भी मूविंग पार्टिकल था, और हाइजेनबर्ग में मूविंग पार्टिकल है भैया। यहाँ फॉर्मूला एक ही है। अब ध्यान देना सामने। अच्छा बताओ, फॉर्मूला कौन सा याद किया हाइजेनबर्ग में, फॉर्मूला आपने कौन सा याद किया है यार, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या याद किया है, h/4 पाई। क्या डेल्टा पी को मैं यहाँ पर m डेल्टा वी लिख सकता हूँ क्या, हाँ, इज मोर देन इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, h/4 पाई। एक छोटी सी बात रह गई है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना। ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें एक डेरिवेशन में करूंगा सामने अभी। डेरिवेशन ये है कि डेल्टा एक्स में मैंने कोई चेंज नहीं किया, एम डेल्टा वी में भी कोई चेंज नहीं किया, इज मोर देन इक्वल टू h/4 पाई। कोई बदलाव अभी मैंने नहीं किया है यहाँ पर। लेकिन अब मैं एक बदलाव करूंगा, वो ये है कि इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में मैं डेल्टा टी से मल्टीप्लाई भी करूंगा, और डेल्टा टी से क्या भी करूंगा, डिवाइड भी करूंगा। कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। टी का मतलब टाइम है यहाँ पर, टी का मतलब क्या है यहाँ पर, टाइम। अब देखो, अगर अगर इसको हम देखें ना, तो हमने यहाँ पर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया, और डेल्टा टी से क्या भी किया है भैया, डिवाइड भी किया है। अच्छा बताओ, ऊपर कौन है यार, वेलोसिटी, और नीचे क्या है यार यहाँ पर, टाइम। आप मुझे बताओ, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। और आप जानते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या बन चुका होगा, फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या बन चुका होगा, फोर्स। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। और वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। का मतलब इस पूरे को कंबाइन करके मैं यहाँ पर डेल्टा ई लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बेटा, डेल्टा ई। और डेल्टा ई का नाम होता है अनसर्टिनिटी इन एनर्जी, इनटू डेल्टा टी बच गया है, जो डेल्टा टी है ना, ये बच गया है। का मतलब क्या होता है, अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट ऑफ टाइम इज मोर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/4 पाई। देखो, वो भी फॉर्मूला हाइजेनबर्ग का है, ये भी फॉर्मूला हाइजेनबर्ग का ही है। एक बार नीट के एग्जाम में डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछ लिया गया था, तो आपको ये फॉर्मूला रटना है। इस पर दुनिया में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है दुनिया में, लेकिन आपको ये फॉर्मूला रट लेना चाहिए। डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन देखा देखा होगा ना, तो आप कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको आप लिख लो एज इट इज पूरा। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, जो बहुत ही आसान होता है। होमवर्क जरूर करके आना नेक्स्ट क्लास में आप। ये होमवर्क है, एक्सरसाइज नंबर 1 में मैंने होमवर्क दिया है, करके आना जरूर आप इसे।